बर्न सिर्फ स्किन की इंजरी नहीं होती, ये पेशेंट की पूरी बॉडी और लाइफ दोनों को अफेक्ट करती है। अगर आप जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एएनएम या किसी भी नर्सिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सोचो कि एक पेशेंट जिसका 30 to 40% बॉडी बर्न हो चुका है और अगर उसे टाइम पर सही नर्सिंग केयर और मैनेजमेंट ना मिले तो पेशेंट की लाइफ सीरियस हो जाती है। इसलिए बर्न को कभी भी नॉर्मल इंजरी नहीं माना जाता। बर्न से फ्लूइड लॉस, इन्फेक्शन, शॉक और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है और ऐसे केसेस में नर्स का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नमस्ते फ्यूचर नर्सेस, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग शास्त्र में। आज के इस लेक्चर में हम बर्न को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम डेफिनेशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम से लेकर के नर्सिंग केयर और कॉम्प्लिकेशन सबको सिंपल हिंदी लैंग्वेज में एग्जाम और क्लिनिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, क्योंकि ये नर्सिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। स्पेशली हम रूल ऑफ 9 को डायग्राम के साथ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप बर्न परसेंटेज कभी भी गलत कैलकुलेट ना करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर बर्न शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि बर्न किसे कहते हैं। तो बर्न इज एन इंजरी टू द स्किन और डीपर टिश्यू कॉज्ड बाय हीट, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल, रेडिएशन एंड फ्रिक्शन। मतलब बर्न एक इंजरी होती है जिसमें स्किन या डीपर टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, बर्न होने के जो कॉजेस होते हैं, किन किन कारणों से बर्न हो जाता है, तो उसमें सबसे पहला है हीट, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल, रेडिएशन एंड फ्रिक्शन। तो इनकी वजह से बर्न होता है। और बर्न के बाद पेशेंट में हमें देखने को मिलता है स्किन और टिश्यू डैमेज होता है, बॉडी में फ्लूइड लॉस होता है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है और सीवियर केसेस में पेशेंट शॉक में चला जाता है। इसलिए बर्न को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉजेस ऑफ बर्न। तो बर्न के अलग अलग कॉजेस होते हैं। नंबर फर्स्ट है थर्मल बर्न, सेकंड है केमिकल बर्न, थर्ड है इलेक्ट्रिकल बर्न, फोर्थ है रेडिएशन बर्न एंड नंबर फिफ्थ इज फ्रिक्शन बर्न। तो थर्मल बर्न यानी कि गर्म पानी, आग या स्टीम से होने वाला बर्न। केमिकल बर्न यानी एसिड और एल्कलाइज से होने वाला बर्न, ये ज़्यादा डेंजरस होता है। नंबर थर्ड है इलेक्ट्रिकल बर्न, जो कि करंट शॉक से, इसमें क्या है कि बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा डैमेज होता है। नंबर फोर्थ है रेडिएशन बर्न यानी कि सनबर्न या रेडियोथेरेपी से होने वाला बर्न। एंड नंबर फिफ्थ है रोड एक्सीडेंट से स्किन का घिस जाना। तो ये हो गए हमारे कॉजेस ऑफ बर्न। ठीक है, 5 कॉजेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब आगे हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ बर्न। तो मतलब अगर कोई भी पर्सन जल जाता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। तो बर्न पेशेंट में जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं वो बर्न की डिग्री और सीवियरिटी पर डिपेंड करते हैं। मतलब अगर जिस डिग्री का बर्न है तो सिम्टम्स भी हमें उसी डिग्री के दिखेंगे। ठीक है, तो हमें मतलब सिम्टम्स भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसे किस डिग्री का बर्न है। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि बर्न का जो क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स होते हैं वो बर्न की डिग्री और सीवियरिटी पर दिखाई देते हैं, डिपेंड होते हैं। तो हम सबसे पहले पॉइंट अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे क्या है, रेडनेस। तो रेडनेस में मतलब कि स्किन लाल हो जाती है, स्पेशली फर्स्ट डिग्री में हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। दूसरा है पेन, तो माइल्ड से सीवियर तक पेन हमें फील हो सकता है। ठीक है, तो मतलब माइल्ड भी पेन फील होता है, सीवियर भी पेन फील होता है। ठीक है, नंबर थर्ड है स्वेलिंग। तो स्वेलिंग मतलब कि बर्न एरिया में एडिमा डेवलप हो जाता है, स्वेलिंग डेवलप हो जाता है जिस भी एरिया में बर्न होता है। नंबर फोर्थ है ब्लिस्टर। तो ब्लिस्टर मतलब कि आप सभी जानते हो, हम भी जानते हैं कि जो फफोले पड़ जाते हैं बॉडी में, पानी से लिक्विड उसमें भरा होता है, तो उसे हम ब्लिस्टर कहते हैं। मोस्टली सेकेंड डिग्री में हमें ये देखने को मिलता है। अगला है पीलिंग ऑफ स्किन। तो पीलिंग ऑफ स्किन मतलब स्किन का निकल जाना, आफ्टर बर्न जो स्किन निकलने लगती है उसे पीलिंग ऑफ स्किन कहते हैं। ये सिम्टम्स भी हमें देखने को पेशेंट में मिलते हैं। अगला है लॉस ऑफ सेंसेशन, डीप बर्न। डीप बर्न में कभी कभी लॉस ऑफ सेंसेशन होता है क्योंकि नर्व डैमेज हो जाती है, इसलिए पेशेंट को कुछ भी फील नहीं होता है, चाहे वो पेन हो या टच करने पे कुछ भी फील नहीं होगा। ठीक है, अगला है शॉक इन सीवियर बर्न्स। तो अगर बर्न जो ज़्यादा परसेंटेज का है या सीवियर है तो उसमें पेशेंट क्या होगा, शॉक में चला जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। तो बर्न को हम डेप्थ ऑफ टिश्यू डैमेज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं, जिसमें हम तीन पार्ट्स में क्लासीफाइड किया गया है बर्न को। फर्स्ट डिग्री बर्न जिसे सुपरफिशियल बर्न भी कहते हैं, दूसरा है सेकेंड डिग्री बर्न जिसे पार्शियल थिकनेस बर्न भी कहते हैं, और नंबर थर्ड है
थर्ड डिग्री बर्न, जिसे फुल थिकनेस बर्न भी कहते हैं। तो जो फर्स्ट डिग्री का बर्न होता है, अगर हम फर्स्ट डिग्री की बात करें तो फर्स्ट डिग्री में सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस अफेक्टेड होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लेयर्स ऑफ स्किन होती हैं, जिसमें एपिडर्मिस सबसे सुपरफिशियल ऊपरी लेयर होती है, देन डर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस या कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, उसके बाद हमें मसल्स देखने को मिलती है स्किन ऑफ लेयर्स में। तो मतलब यही है कि इसमें जो फर्स्ट डिग्री का बर्न होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस अफेक्टेड होती है, सिर्फ रेडनेस प्रेजेंट होती है पेशेंट में, माइल्ड पेन फील होगा पेशेंट को, ब्लिस्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, और इसका जो हीलिंग टाइम है वो 3 to 6 डेज में हील हो जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं सेकंड डिग्री बर्न। तो सेकंड डिग्री में हम देखते हैं कि एपिडर्मिस एंड डर्मिस दोनों अफेक्टेड होती हैं। ठीक है, पेशेंट को बहुत सीवियर पेन फील होगा, ब्लिस्टर भी इसमें प्रेजेंट हो जाते हैं। फर्स्ट डिग्री में ब्लिस्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं, पेन माइल्ड होता है। सेकेंड डिग्री में पेन सीवियर होता है, ब्लिस्टर प्रेजेंट होते हैं, स्किन रेड वेट और शाइनी होती है, और इसका जो हीलिंग टाइम है वो 2 to 3 वीक्स में हील हो जाता है। ठीक है, देन अगला पॉइंट हम देखते हैं थर्ड डिग्री बर्न। तो थर्ड डिग्री बर्न में हम देखते हैं कि एपिडर्मिस एंड डर्मिस दोनों डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, स्किन ब्लैक वाइट और चेयर्ड दिखाई देती है, पेन नहीं होता है क्योंकि नर्व डैमेज हो जाती हैं, सीवियर परसेंटेज और सीवियर बर्न होता है थर्ड डिग्री, तो इसलिए इसमें जो नर्व्स डैमेज आती हैं इसलिए पेन नहीं होता है, और इसमें स्किन ग्राफ्टिंग रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, मैं यही मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न एकदम से याद हो गया है, क्योंकि इसको हमने 3 डिग्री में पढ़ा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सुपरफिशियल बर्न, पार्शियल थिकनेस बर्न, देन फुल थिकनेस, और सभी के हमने साइन एंड सिम्टम्स अलग अलग तरीके से देख लिए हैं, अलग अलग डिग्री का अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स हमने यहाँ पे देख लिया, डिस्कस कर लिया है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रूल ऑफ 9 पढ़ेंगे इस डायग्राम की हेल्प से। तो रूल ऑफ 9 एक मेथड होती है जिसमें हम एडल्ट पेशेंट में बर्न परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। तो बाय द डायग्राम आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले अगर हम हेड और नेक की बात करते हैं तो एडल्ट पेशेंट में हेड का टोटल बर्न एरिया 9% होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि हेड की तरफ इशारा करते हुए 9% लिखा है इसमें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट का सिर्फ फेस जला है तो हम 4.5% काउंट करेंगे। ठीक है, और अगर सिर्फ बैक साइड जला है तो भी उसे हम 4.5% मानेंगे। तो इसका मतलब है कि पेशेंट का अगर हेड का टोटल बर्न एरिया कितना होता है, 9% होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्म पर। तो अगर हम ईच आर्म की बात करें तो हर एक आर्म का टोटल एरिया 9% होता है। इसमें आर्म का फ्रंट 4.5% और आर्म का बैक 4.5% होता है। तो अगर दोनों आर्म पूरी तरीके से जल जाते हैं तो 9% प्लस 9% इज इक्वल टू 18% हम काउंट करेंगे। ठीक है, अब हम इस कैलकुलेशन का जो यूज़ होता है ना, वो बर्न की सीवियरिटी जांचने में और फ्लूइड थेरेपी प्लान करने में होता है। ठीक है, कितना सीवियर बर्न है इसको हम कैलकुलेट करते हैं और फ्लूइड थेरेपी भी प्लान करते हैं रूल ऑफ 9 की हेल्प से, इस कैलकुलेशन की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट का हेड और एक आर्म बर्न है तो टोटल बर्न एरिया कितना हो जाएगा, 9% प्लस 9% इज इक्वल टू 18%। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रंट ट्रंक के। तो बाय द डायग्राम आप देखो यहाँ पे ध्यान से, फ्रंट ट्रंक 18%, बैक ट्रंक 18% लिखा है। तो अब हम फ्रंट ट्रंक की अगर बात करते हैं तो जिसमें चेस्ट और एब्डोमेन इंक्लूड होता है, फ्रंट ट्रंक का टोटल बर्न परसेंटेज होता है 18, और बैक ट्रंक इसी तरह, बैक ट्रंक मतलब बैक और बटक्स का टोटल एरिया भी 18% होता है। ठीक है, अब हम आते हैं लेग्स में। तो लेग्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो एडल्ट पेशेंट में हर एक लेग का बर्न एरिया 18% होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि हर एडल्ट पेशेंट में लेग का जो बर्न एरिया 18% होता है। तो अगर दोनों लेग्स पूरी तरीके से जल गए हों तो टोटल 18 प्लस 18% इज इक्वल टू 36%। ठीक है, इसमें जब मतलब फ्रंट 9%, बैक 9%, ऐसा करके 18% टोटल दिया हुआ है। ठीक है, सबसे लास्ट में पेरिनियम आता है जिसका बर्न परसेंटेज सिर्फ 1% होता है। ठीक है, बाय द डायग्राम आप देखो कि जो पेरिनियम का बर्न परसेंटेज होता है सिर्फ 1% होता है, लेकिन क्या है ना कि ये एरिया जो है वो इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो देखा जाए तो रूल ऑफ 9 का यूज़ हम फ्लूइड थेरेपी कैलकुलेट करने, बर्न की सीवियरिटी डिसाइड करने और ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए करते हैं। इसलिए नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब हम आते हैं फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ बर्न। तो बर्न में फर्स्ट एड सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि इसी में डैमेज और कॉम्प्लिकेशंस को कम करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिमूव पेशेंट फ्रॉम हीट सोर्स। तो पेशेंट को हीट सोर्स से दूर ले जाना है, मतलब अगर पेशेंट किसी भी वजह से जला है, जो भी हमने कॉजेस पढ़े हैं, चाहे वो आग हो, गर्म पानी या करंट, किसी भी कॉन्टैक्ट से, तो उसे तुरंत बंद करना है, उसे तुरंत वहाँ से दूर ले जाना है। दूसरा पॉइंट है कूल बर्न विथ रनिंग वाटर 20 मिनट्स। तो बर्न को ठंडा करना है 20 मिनट्स तक रनिंग टैप वाटर से ठंडा करके करना है, क्योंकि इससे स्किन का टेम्परेचर कम होता है और डैमेज भी रुकता है, इसलिए हमें बर्न को रनिंग वाटर से कूल करना है। थर्ड पॉइंट है रिमूव टाइट क्लॉथेस एंड ज्वेलरी। तो मतलब कि टाइट कपड़े और ज्वेलरी जेंटली रिमूव करना है, क्योंकि सूजन आ सकती है। बर्न हुआ है तो एडिमा फॉर्म हमने साइन एंड सिम्टम्स में भी पढ़े, तो सूजन आ सकती है जिससे ब्लड सर्कुलेशन भी रुक सकता है, इसलिए हमें टाइट क्लॉथेस और ज्वेलरी को रिमूव करना है। अगला है डू नॉट ब्रेक ब्लिस्टर्स। तो जो ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं जलने के बाद, मैंने बताया कि सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री में फॉर्म हो जाता है, फर्स्ट डिग्री में नहीं दिखता ब्लिस्टर। तो ब्लिस्टर को फोड़ना नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा कि इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं। अगला हम देखते हैं कि डू नॉट अप्लाई आइस। तो आइस भी अप्लाई नहीं करना है, जिससे उससे क्या है ना कि स्किन और भी ज़्यादा डैमेज हो सकती है, इसलिए बर्फ़ का यूज़ भी हमें नहीं करना है, आइस एप्लीकेशन नहीं करना है। अगला है कवर विथ क्लीन क्लॉथ्स। तो क्लीन क्लॉथ से बर्न का जो एरिया है उसे कवर करके रखना है, जिससे इन्फेक्शन ना फैले। अगला है शिफ्ट टू हॉस्पिटल इफ सीवियर। ठीक है, तो सीवियर बर्न में पेशेंट को फ़ौरन हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ बर्न या हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहले एबीसी प्रोटोकॉल फॉलो होता है, जिसमें एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को मेंटेन और चेक किया जाता है, असेस किया जाता है। तो जिसमें एयरवे में देखते हैं क्योंकि एयरवे क्लियर है या नहीं। फेस या नेक बर्न में क्या होता है कि एयरवे स्वेलिंग का रिस्क होता है, इसलिए क्या है कि हम एयरवे चेक करते हैं, एसेस करते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग चेक करते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रिक्ट चेक किया जाता है, कंटिन्यू मॉनिटर किया जाता है। नंबर थर्ड में हम सर्कुलेशन की बात अगर कर रहे हैं तो बीपी पल्स चेक करते रहते हैं, क्योंकि शॉक का साइन है लो बीपी, फास्ट पल्स, इसलिए हम इसे ऑब्जर्व करते रहेंगे। तो मेनली हम एबीसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन को कंटिन्यू एसेस, मॉनिटर और ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। ठीक है, शॉक के लिए भी पेशेंट का चेक करते रहेंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है चारों। अब हम बात करते हैं फ्लूइड थेरेपी की, जो बर्न पेशेंट के ट्रीटमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बर्न होने पर बॉडी से क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है। तो इस फ्लूइड लॉस को रिप्लेस करने के लिए हम पार्कलैंड फार्मूला यूज़ करते हैं। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे पार्कलैंड फार्मूला आ रहा है, 4 ml इंटू बॉडी वेट इंटू परसेंटेज TBSA। तो यहाँ एक वर्ड आता है, इसका मतलब है, एक वर्ड आता है TBSA। तो TBSA का मतलब है टोटल बॉडी सरफेस एरिया। इसका मतलब ये है कि पूरी बॉडी का कितना % हिस्सा बर्न हुआ है। ठीक है, TBSA ही डिसाइड करता है कि बर्न माइनर है या मेजर, कितना फ्लूइड देना है, पेशेंट को ICU में रखना है या वार्ड में शिफ्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें TBSA ही डिसाइड करता है। TBSA क्या है कि पूरी बॉडी का कितना % हिस्सा जो है वो बर्न हुआ है, तो ये TBSA डिसाइड करता है। ठीक है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया। इस फॉर्मूला में 4 ml एक फिक्स्ड वैल्यू है। बॉडी वेट मतलब कि पेशेंट का वेट किलोग्राम में कितना है, और परसेंटेज TBSA का मतलब कि बॉडी का जितना % हिस्सा बर्न हुआ है। ठीक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें पता चलता है कि पेशेंट को 24 आवर्स में कितना फ्लूइड देना है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जो फ्लूइड हम कैलकुलेट करते हैं वो एक साथ नहीं दिया जाता है। टोटल फ्लूइड का 50%, जो कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, हाफ इन फर्स्ट 8 आवर्स। तो मतलब कि टोटल फ्लूइड का 50% आधा पहले 8 आवर्स में दिया जाता है और बाकी का आधा नेक्स्ट 16 आवर्स में दिया जाता है। ठीक है, बाय यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हाफ इन फर्स्ट 8 आवर्स, हाफ इन नेक्स्ट 16 आवर्स। तो मतलब कि टोटल फ्लूइड का आधा 50% पहले 8 आवर्स में दिया जाता है और बाकी का आधा नेक्स्ट 16 आवर्स में दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, तो अगर पेशेंट का वेट 50 किलोग्राम है और बर्न एरिया 20% TBSA है, तो कैलकुलेशन होगा 4 × 50 × 20 = 4000 ml। ठीक है,
पार्कलैंड फार्मूला का यूज़ करते हुए हम रखेंगे 4, तो फिक्स्ड वैल्यू है वो 4 ही रहेगी। और जो पेशेंट यहाँ पे बॉडी वेट है, तो मान लो कि पेशेंट का वेट 50 kg है, तो 4 × 50, और जो TBSA है बर्न का सरफेस एरिया तो 20, तो इज़ इक्वल टू 4000 ml। तो इसका मतलब ये है कि 2000 ml फ्लूइड हमें पहले 8 आवर्स में देना है, और बाकी का 50% 2000 ml जो हमारा फ्लूइड है उसे नेक्स्ट 16 आवर्स में दिया जाता है। तो पार्कलैंड फार्मूला हमें बताता है कि बर्न पेशेंट को पहले 24 आवर्स में कितना फ्लूइड देना है, और उसमें हमें आधा पहले 8 आवर्स और आधा अगले 16 आवर्स में देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्कलैंड फार्मूला। अब हम आगे बात करते हैं अदर मेडिकल ट्रीटमेंट की। ठीक है, तो पेन मैनेजमेंट करेंगे हम। पेन मैनेजमेंट मतलब कि पेशेंट को एनाल्जेसिक्स वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन वगैरह लगते हैं। अगर आप क्लिनिकल ड्यूटी कर रहे हो तो वहाँ भी आप देखते हो, अगर बर्न वार्ड में आपकी ड्यूटी लगी है तो आप देखते हो कि कंटिन्यू उनकी एंटीबायोटिक्स वगैरह चलती रहती हैं। एसेप्टिक टेक्निक को ध्यान में रखते हुए उनकी मेडिकेशन पूरी की जाती है। तो पेन मैनेजमेंट भी करते हैं, एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करते हैं, एंटीबायोटिक्स देंगे पेशेंट को, वुंड डेब्रिडमेंट करते हैं, डेड टिश्यू रिमूव करते हैं। ठीक है, स्टेराइल ड्रेसिंग परफॉर्म करते हैं वुंड को क्लीन रखने के लिए। ठीक है, एंटी टिटनेस इंजेक्शन भी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। हाई प्रोटीन हाई कैलोरी रिच डाइट पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हीलिंग जो है उनकी प्रॉपर फास्ट हो सके। स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं इफ़ रिक्वायर्ड। स्किन ग्राफ्टिंग मतलब डीप बर्न्स पे मैंने बताया कि 3rd डिग्री बर्न में परफॉर्म होता है। डीप बर्न में हम स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं कि बॉडी के किसी भी हेल्दी पार्ट से स्किन लेकर उस बर्न के एरिया पर लगाना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अदर मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि बर्न पेशेंट के साथ हम परफॉर्म करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ बर्न पेशेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, एज अ नर्स हम क्या क्या ट्रीटमेंट क्या क्या सर्विस उन्हें प्रोवाइड करते हैं वार्ड में, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो मेंटेन एयरवे उनका मेंटेन करके रखते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी प्रॉपर हमें उन्हें प्रोवाइड करना है। IV फ्लूइड्स जो उनका मेडिकेशन है वो उन्हें प्रोवाइड करते रहना है, एडमिनिस्टर करना है। मॉनिटर वाइटल साइन है ना, ABC मॉनिटर और वाइटल साइन मॉनिटर, पल्स, टेम्परेचर, BP, ये हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें हमें उनकी मॉनिटर करते रहनी है, एसेस करते रहना है। स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट चार्टिंग, इनटेक और आउटपुट चार्टिंग को स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना है। ठीक है, पेशेंट ने कितना क्या लिया, क्या इनटेक किया, वो सारी चार्टिंग मेंटेन करना है। आउटपुट चार्टिंग हमें मेंटेन करके रखना है। एसेप्टिक वुंड केयर प्रोवाइड करना है पेशेंट को। ठीक है, प्रॉपर ड्रेसिंग वगैरह एसेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो करते हुए करना है। पेन मैनेजमेंट करना है, मेडिकेशंस प्रोवाइड करने हैं, एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करने हैं एज अ फिजिशियन ऑर्डर। इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मॉनिटर करते रहना है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को भी प्रोवाइड करना है और उनके अटेंडेंट को भी हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस भी पेशेंट को, इसका मतलब ये है कि पेशेंट का हाथ पैर को रेगुलर हिलाना डुलाना, इन सारी चीज़ों को भी हमें इंश्योर करना है कि पेशेंट मूव करता रहे। इसका एम होता है कि जॉइंट स्टिफनेस और कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करना, ताकि पेशेंट फ्यूचर में नॉर्मल मूवमेंट कर सके। ये एक्सरसाइज नर्स या फिजिशियन ही करवाते हैं। कॉन्ट्रैक्चर का मतलब है कि एक सीरियस तरीके की कॉम्प्लिकेशन जिसमें मसल्स और जॉइंट्स क्या हैं, टाइट हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं और बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली मूव नहीं होती। तो कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट करने के लिए हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बर्न की। तो बर्न होने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कि पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चला जाएगा। मैंने पहले ही बताया है कि काफ़ी अमाउंट में फ्लूइड का लॉस होता है बर्न होने के बाद, इसलिए पेशेंट के चांसेस है कि वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा सकता है। दूसरा है इन्फेक्शन एंड सेप्सिस। तो मैंने पहले ही बताया है कि अगर हम बर्न एरिया को कवर करके नहीं रखेंगे, एसेप्टिक टेक्निक को, प्रॉपर ड्रेसिंग, ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो इन्फेक्शन एंड सेप्सिस होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब ये भी एक कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ाया है कि ABC को हम इसलिए ही मेंटेन करते हैं क्योंकि पेशेंट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में जाने लगता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगती है, इसलिए ये भी एक मेन कॉम्प्लिकेशंस है आफ्टर बर्न। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जब हैवी अमाउंट में फ्लूइड का लॉस होगा तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इम्बैलेंस होंगे, कॉन्ट्रैक्चर्स होंगे। मैंने पहले ही बताया है कि जो मसल्स हैं और जो जॉइंट्स हैं वो टाइट हो जाते हैं और बॉडी का जो पार्ट है वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाती, इसलिए मतलब मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, तो इसी चीज़ को हम कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं।
बॉडी में मूवमेंट नहीं हो पाती है। उसके बाद है किडनी फेलियर, ये भी एक मेन कॉम्प्लिकेशंस है ऑफ बर्न। उसके बाद अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि बर्न एक सीरियस इंजरी होती है, लेकिन अगर अर्ली फर्स्ट एड और प्रॉपर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट और गुड नर्सिंग केयर मिले तो पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो सकती है। आई होप ये लेक्चर आपको एग्ज़ाम और वाइवा और रियल नर्सिंग प्रैक्टिस में हेल्पफुल लगेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।